हेलो फ्रेंड्स। आज हम वेरिएशनल प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे और वेरिएशनल प्रिंसिपल में खास करके वेरिएशनल प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली वेरिएशनल प्रिंसिपल हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, एक एस्टिमेशन मेथड है जिससे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए खास करके एप्लीकेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेट अस से हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, और इस तरह के सिस्टम के लिए हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता करना है, ठीक है। लेट अस से EGS इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सच अ सिस्टम। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में वेरिएशनल प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आज हम वेरिएशनल प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वेरिएशनल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करेंगे कि ये वेरिएशनल प्रिंसिपल अगर हमको किसी सिस्टम पे लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल इन जनरल हमको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको किसी भी सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी का अपर बाउंड देता है। मतलब इट विल बेसिकली गिव अस ए हायर एस्टिमेशन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक वेव फंक्शन होना हमारे पास, या तो एक वेव फंक्शन चूज करना, जिसको नॉर्मली हम ट्रायल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम जितने अच्छे से ये ट्रायल वेव फंक्शन चूज कर सकते हैं उतने ही अच्छे तरीके से हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन का चॉइस हमारा सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। लेट अस से हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं या तो हम हीलियम एटम ले रहे हैं, तो हम किस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम हमारा वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे और वो वेव फंक्शन को यूज करके हम वेरिएशनल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज करें। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज लेस देन और इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, दैट इज psi h psi। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? तो पहले हम कोई ट्रायल वेव फंक्शन पहले चूज करेंगे, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू उस ट्रायल वेव फंक्शन में कैलकुलेट करेंगे और वही है जो हमको एटलीस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो प्रूफ कुछ इस तरह से शुरू होता है कि लेट अस से हम कोई वेव फंक्शन साई लेते हैं। तो वेव फंक्शन साई जो है वो हम किसी भी वेव फंक्शंस साई वन साई टू साई थ्री ऐसे वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां Cn जो है दे आर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो वी कैन एक्सप्रेस इट एज ए समेशन ऑफ ऑल सच लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शंस। यहाँ वेव फंक्शन साई जो है वो बेसिकली एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है और किसी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं तो वो इक्वेशन 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज h psi इज इक्वल टू E psi, ठीक है। अब क्योंकि वेव फंक्शन साई नॉर्मलाइज्ड है तो हम नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन लिख सकते हैं उसके लिए। तो नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन है द वेव फंक्शन साई विथ इटसेल्फ, अगर साई के साथ अगर ब्रैकेट ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम साई के लिए क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। ये जो इक्वेशन 2 है उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखें तो इट विल बी समेशन m cm psi m एंड समेशन n cn psi m। एक्चुअली यहाँ पे हमने इंडेक्स थोड़े अलग अलग लिखे हैं दोनों वेव फंक्शंस को सेपरेट रखने के लिए। अब यहाँ से समेशन और जो कोएफिशिएंट्स है वो हम बाहर ले सकते हैं फ्रॉम द ब्रैकेट ऑपरेशंस। ओनली थिंग इज कि कोएफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, तो इसीलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड का कोएफिशिएंट था ये जब हमने बाहर निकाला तो हमने उसका स्टार यानी कि Cm स्टार दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कोएफिशिएंट ऐसा लिया है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन होते हैं।
अगर m नॉट इक्वल टू n होता है तो हमें पता है कि ये जो साई m और साई n का जो इनर प्रोडक्ट है वो तो जीरो हो जाता है। तो हम एक केस लेते हैं, लेट अस से इफ m इज इक्वल टू n। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो इस केस में देखिए ये जो इनर प्रोडक्ट है वो तो 1 हो जाता है। सो दिस वन बेसिकली इज 1 इफ m इज इक्वल टू n। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? m इज इक्वल टू n में तो हम कोएफिशिएंट्स के भी स्क्वायर ले सकते हैं, तो दिस इज समेशन ओवर n सी एन स्क्वायर इफ m इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये तो हमने एक एंगल से सिचुएशन को देखा कि हमने वेव फंक्शन लिया है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हमको ऐसा मिला कि द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट्स इज। अब हमने ऊपर इक्वेशन 1 में यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें या तो साई एच साई या तो अदर टर्म्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच ये अगर कैलकुलेट करें तो हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलना चाहिए। तो लेट अस ट्राई दैट आल्सो। तो अगर मैं साई एच साई इवेल्युएट करता हूं तो यहाँ पे देखो साई मैंने लिखा है, फिर हैमिल्टोनियन है और फिर साई है। अब एज यूजुअल समेशन साइन मैं बाहर ले लेता हूँ, कोएफिशिएंट्स को भी मैं बाहर ले सकता हूँ जैसे मैंने पहले लिया था। तो यहाँ पे बच जाता है साई एम एच साई एन। तो अभी इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एच साई इज इक्वल टू ई साई फ्रॉम इक्वेशन 3। ये देखिए इक्वेशन 3 में हमने क्या देखा, तो एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते तो हमको यहाँ पे एच साई की जगह पे ई साई मिल जाता है। अभी बिकॉज ई इज कांस्टेंट इसको मैं इनर प्रोडक्ट से बाहर ले सकता हूँ तो ई एन इज आउट ऑफ द इनर प्रोडक्ट, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। और अब हमारे पास बचा इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एम विथ साई एन। तो यहाँ पे फिर से वही आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि अगर m नॉट इक्वल टू n है तो वी नो दैट दिस इनर प्रोडक्ट इज जीरो। अगर m इक्वल टू n है तो हम फिर से समेशन n मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर्ड। अब मॉड सी एन स्क्वायर्ड तो इक्वेशन 4 के हिसाब से हमने देखा है कि तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो हमें ये मिलता है कि साई एच साई इज नथिंग बट ई एन। बट अगर ग्राउंड स्टेट का जो डेफिनेशन था हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल का, अगर उसके हिसाब से देखें तो हमें क्या मिलता है? तो उसके हिसाब से हमने ये देखा था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एच साई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई जी एस, मतलब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी से एटलीस्ट इक्वल टू या तो बड़ा होगा। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द वेव फंक्शन। बट इक्वेशन 5 में देखिए साई एच साई हमको क्या मिला है? साई एच साई हमें ई एन मिला है एंड दैट इज ई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई जी एस। और ये ही है जो हमें बेसिकली वेरिएशनल प्रिंसिपल का बेसिक स्टेटमेंट देता है कि अगर हम किसी हैमिल्टोनियन को वेव फंक्शन के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं और इवैल्यूएट करते हैं तो हमें एटलीस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो सिस्टम का मिल ही जाएगा। अगर हमारा वेव फंक्शन का चॉइस अच्छा रहा तो हमको एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगा। अगर हमारा वेव फंक्शन का चॉइस थोड़ा सा डिफरेंट रहा तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी से थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकता है।